सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं फॉर क्लास 10th। और हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारा मोटिव है कि आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्कूल जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पहले चलता है, उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चलता है। तो मैं एक बार जल्दी से सिलेबस बता देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी, magnetic effects of current, magnetic effects of current। इसके बाद स्टार्ट होता है अपना लाइट। इसके बाद शुरू होता है ह्यूमन आई। नाम थोड़ा बड़ा है इसका। एंड लास्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। टोटल फिजिक्स में क्लास 10th में आप लोग इन 5 चैप्टर्स को पढ़ोगे। स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से और इट विल गो डाउन टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें कि किस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में मिलेगा। इन 2 टॉपिक्स में आपको काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। लेकिन बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ह्यूमन आई और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन तीनों में कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स के सिलेबस को देखते हो तो यहाँ पे फेयर शेयर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी आपको मिलने वाला है। आगे देखते हैं। थ्योरी के न्यूमेरिकल्स के अलावा अगर देखें तो इन चैप्टर्स का यूज क्या है, फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कब इसको, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पढ़ना है इसको। तो जितने भी चैप्टर्स 12th में आप पढ़ रहे हो, जस्ट अ सेकंड मैं सबको म्यूट कर दूं। मुझे लगता है कोई अनम्यूट रह गया। शिवांगी सिंह, ओके। तो हम लोग जब देखते हैं कि हम लोग इन चैप्टर को कहां यूज करेंगे, अगेन सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, एवरीवन। ओके चलो, बिकॉज इससे क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्लियर है? तो ये अपने चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स का यूज जो होता है वो जनरली इसके बाद आप क्लास 12th में फिर से पढ़ते हो। पूरा का पूरा क्लास 12th का जो फिजिक्स होता है वो इन्हीं 4 चैप्टर से बना हुआ है। क्लियर है? अगर सिर्फ इन दोनों को देखते हो, ये 14 मार्क्स के चैप्टर हैं। ये 15 मार्क्स का चैप्टर होता है, ये कुल मिलाकर के 29, और ये कुल मिला के 8 मार्क्स का होता है। ऑलमोस्ट 50% 12th का सिलेबस आप क्लास 10th में पढ़ लेते हो। तो अभी अगर अच्छे से हमने पढ़ाई की तो हमें ये आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है जो 10th के फिजिक्स है। 9th का जो फिजिक्स आपने पढ़ा है वो सब 11th में होता है। 10th की सारी फिजिक्स 12th में आती है। सबको क्लियर है? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं कितना आता है हमें इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी आज का हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी बात करें हम लोग, तो मेनली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जब इलेक्ट्रिसिटी कोई हमें बोलता है ना, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में कौन सा क्या ना आता है? कोई चैट में लिख के बताएगा क्या? कोई अपने को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर कोई बोलता है तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है? यूज चैट। चैट को जितने अच्छे से यूज कर सकते हैं हम लोग। मैं पूरे चैट पे ही फोकस रहूंगा, ऑडियो ऑन मत करना ज्यादा, जरूरत पड़ने पे। मेधावी सिंह एनर्जी। मेधावी सिंह कि ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही है मेधावी, आपने कहा इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ग्रेट। निखिल इज सेइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कुछ चार्ज के करीब जा रहे हो आप। प्रशांत चौबे इज सेइंग करंट। ग्रेट। कोई इसको और अगर आगे एक्सपेंड करे, मैं काफी लोगों के आंसर्स को लेके अगर बताऊं तो कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, जस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है क्या? क्या सबको, सबने तो सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को, अगर इलेक्ट्रिसिटी को अपने पढ़ना है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट की वर्ड आता है वो आता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक एक करके देखते हैं।
स्टिल कोई अनम्यूट है अभी भी? ओके, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं थोड़ा सा। कोई भी अगर जानते हो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या? करंट का मतलब ही होता है मोशन। तो सिंपल ये इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं होता बल्कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का कोई डेफिनेशन पूछता है, जस्ट अगेन कोई म्यूट अनम्यूट कर रहा है? सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, इससे क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक करंट को सिंपल अगर कोई डिफाइन करता है, कोई भी डिफाइन करता है तो सिंपल कहता है कि इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन यहीं पे सेल्फ एक क्वेश्चन राइज होता है, चार्ज अगेन 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 अगेन। ओके चलो, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सबके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, चार्ज क्या होता है? क्यों ना पहले चार्ज के बारे में बात करें। चार्ज का फ्लो, और अब चार्ज पता ही नहीं है तो चार्ज का फ्लो कैसे कराएंगे? तो अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो सबसे पहले आपको चार्ज को जानना पड़ेगा। तो हम इलेक्ट्रिक करंट पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पहला हमारा टॉपिक है आज का, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं, चलो कितनी पढ़ाई की है आपने। तो पहला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई मुझे पूरे क्लास में ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता सकता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? चैट में सिंपल मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज का मतलब क्या होता है? चैट को यूज करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि चार्ज क्या होता है। शिवांगी ने कहा है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दैट गिव अस राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। पार्शियली करेक्ट। प्रियांशु ने कहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रियांशु, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहेंगे, चार्ज नहीं कहेंगे। आदित्य राज ने कहा है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक को सिंपल वर्ड्स में आपके लिए कहता हूं इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है आदित्य, मैं इस पे आऊंगा। किसी ने कहा है, कार्तिक ने कहा है कि मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगेन कार्तिक, मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फिर से हम क्या कहेंगे? करंट। मेरा क्वेश्चन है चार्ज क्या होता है? ठीक है, चलो समझते हैं। what do we mean by, just one second. Okay, चलो सिंपल, what do you mean by charge? इसका अगर आंसर दूं मैं सीधा सीधा, तो मैं सिंपल अपने आप को लेता हूं। मेरी एक मेरे पास क्या होता है, मैं अगर अपने खुद के बारे में बताऊं तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे मेरे पास क्या होता है, मास है, मेरे पास क्या है, हाइट है, मेरे पास क्या है, वेट है। उसी तरीके से मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं हम लोग चार्ज। चार्ज कुछ नहीं है, हर एक बॉडी की एक और प्रॉपर्टी है, जैसे मास, जैसे वेट, जैसे हाइट, जैसे विड्थ। क्लियर है? तो चार्ज इज नथिंग बट सिंपली अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। तो इसके डेफिनेशन को लिखते हैं तो लिखते हैं इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आदित्य राज ने कहा था, वर्ड यूज किया था इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, of any matter, of any matter, of any matter, of any matter, due to which a body shows electric as well as magnetic behavior. आज के बाद कोई आपसे पूछता है ना कि ये चार्ज क्या होता है, तो सिंपल आप ऐसे समझना कि चार्ज ही मेरे अंदर की वो प्रॉपर्टी है
जिसके वजह से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। फॉर एग्जांपल उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता हो या उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता हो, सब सिर्फ और सिर्फ एक इसके किसकी वजह से लगता है? चार्ज की वजह से लगता है। तो हमारे अंदर की जो प्रॉपर्टी है चार्ज, उसका सिंपल मकसद है कि हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करना। क्या सबको क्लियर है? क्या बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। से चैट को यूज करो, से यस इफ अंडरस्टूड। ग्रेट, मोस्ट ऑफ यू सेइंग यस। काफी लोगों को समझ में आ चुका है। अगर अपने को चार्ज का डेफिनेशन समझ गया तो देखते हैं कि आखिर हमारे पास कितना चार्ज है। चलो चार्ज को समझ गया, अब मैंने कह दिया कि चार्ज हम सबकी प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास कितना चार्ज है वो जानना जरूरी है। तो देखते हैं। अब मान लेते हैं कि मेधावी है, या आगे कोई आगे को ले लेते हैं। मान लो एक बॉडी है, मान लेते हैं कि चलो ये मेधावी है, ठीक है। मेधावी के पास कुछ चार्ज, मेधावी के पास क्या है? मेधावी के पास क्या होता है? अंदर एटम, मेधावी अंदर एटम से बना हुआ है। अब एटम्स के बारे में तो आप जानते ही हो, एटम्स के बीच में क्या होता है? एटम्स के बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो मेधावी ने देखा कि मेरे अंदर ऑलमोस्ट कुछ अबाउट 100 प्रोटॉन्स हैं और मेरे अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेधावी ये नहीं कह सकता कि इसके पास चार्ज नहीं है। मेधावी के पास चार्ज है, ठीक है, बट वो ये कह सकता है कि मेरे पास टोटल चार्ज जो है वो कितना है? 0, क्योंकि ये +100 है और ये -100 है, तो नेट चार्ज कितना है? 0। तो चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज है, पर अगर मैं बोलूं कि मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि मेरे अंदर नेट चार्ज कितना है? 0। सबको क्लियर है क्या? तो चार्ज तो है मेरे अंदर, लेकिन मेरे अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या है? 0। क्लियर है? तो ये सिंपल सोचने का तरीका है। अच्छा खुद सोचो कि अब चलो तो किसी ने सोचा कुछ तूफानी करते हैं। मान लेते हैं कि इस बॉडी में 100 प्रोटॉन्स है, 100 प्रोटॉन्स है और 100 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि इससे ना 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। खुद सोचो, हमने क्या किया कि इस बॉडी से 20 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। अब इसमें कितना बचा? अब इसमें बचा 100 प्रोटॉन्स, बट कितना? 80 इलेक्ट्रॉन्स। क्या अब इसमें नेट चार्ज 0 है क्या? क्या इसमें नेट चार्ज 0 है क्या? इस बॉडी में क्या इस बॉडी में नेट चार्ज 0 है? सब लोग यस, जस्ट रिप्लाई ऑन मैसेज। ग्रेट, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि नो, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि नो। इस बॉडी के पास क्या देख रहे हैं हम कि बॉडी के पास नेट चार्ज 0 नहीं है। कितना है? 100 पॉजिटिव और 80 नेगेटिव है, तो नेट चार्ज इसमें क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया है? पॉजिटिवली, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स क्या है? ज्यादा है। तो सिंपल चार्ज के बारे में लिखते हैं कि चार्ज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। देखते हैं। चार्ज कैन बी, सिंपल लिखते हैं, चार्ज के बारे में लिख रहे हैं, कोशिश करो साथ में लिखते चलो। चार्ज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है? जस्ट बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी अ बॉडी is said to be positively charged. अब म्यूट कर लें। हाँ, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। Positively charged if
if it has deficiency of electrons, deficiency of electrons. क्लियर है सबको कि अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो उस बॉडी को कहते हैं हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड. क्लियर है. सेम चीज अगर मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज को लेकर के, क्लियर है, नेगेटिव चार्ज को लेकर के, तो आप इसी लैंग्वेज में लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या कह सकते हैं अपन? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी को ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है क्या सबको? सबको ये क्लियर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? अब एक आदित्य ने क्वेश्चन पूछा है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन्स क्यों नहीं? बार बार हम इलेक्ट्रॉन्स का इनाम क्यों ले रहे हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज जो प्रोटॉन होता है उसको कभी किसी बॉडी से आप बाहर नहीं निकाल सकते हो. आप किसी को बाहर निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं. आप कभी भी प्रोटॉन्स को मूव नहीं कर सकते हो. तो प्रोटॉन्स कभी कम या ज्यादा नहीं होगा, हमेशा कम या ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्लियर है? इस बात को हमेशा याद रखना है. क्या सबको ये क्लियर है पूरी तरीके से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है. अगर ये हम समझ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है और चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, अब अगला बात आता है कि चार्ज कैसे डेवलप होगा, चार्ज कैसे डेवलप करते हैं हम लोग, उस पर बात करते हैं हम लोग. ठीक है, देखते हैं. सिंपल चार्ज के बारे में इतना ही जानना है हमें. चार्ज कैसे डेवलप होता है अब इसकी बात करते हैं. तो मान लेते हैं कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, और अपन ने क्या किया, इससे n इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया. कुछ n इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया. n इलेक्ट्रॉन्स. तो इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा? तो इस बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो होगा Q इक्वल्स टू NE. क्लियर? वेयर E क्या होता है? E अगर लिखते हैं हम लोग, E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. तो फाइनली फॉर्मूला अपने पास आ गया कि Q जो होगा वो हमेशा n टाइम्स कितना डेवलप होगा? E कितना है अपने पास? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो नेगेटिव होगा. सबको क्लियर है क्या? तो एक बात एकदम क्लियर हो गई कि चार्ज जो होगा ना वो हमेशा एक न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा, हमेशा क्वांटाइज्ड होगा. क्वांटाइज्ड का मतलब क्या कहते हैं कि चार्ज जितना भी ले लो, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा. कभी ढाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? आप मुझे बताओ, क्या आप 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? क्या आप 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? 4.5 निकाल सकते हो क्या? नहीं. आप या तो 2 निकालोगे, या तो 3 निकालोगे, या तो 4 निकालोगे. क्लियर है क्या? इसका मतलब है, इसी को स्टेटमेंट को कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर. चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर. इसका मतलब होता है कोई भी चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट कर देना हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. ठीक है, तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज इन नेचर होता है. मैं फिर से Q इक्वल्स टू NE को समझा देता हूं क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी अपन. ठीक है, समझो. Q जो होता है वो हमेशा कितना होता है? N टाइम्स E होता है. हमेशा जो भी चार्ज डेवलप होगा आज के बाद कोई भी चार्ज की बात होती है तो हमेशा कहते हैं Q जो होगा वो क्या होगा? N टाइम्स E होगा. N क्या होता है? कोई भी नंबर होता है. N क्या हो सकता है आपको? 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है. क्योंकि कभी भी आप ट्रांसफर करोगे तो इलेक्ट्रॉन को 1, 2, 3 या 4 ही कर सकते हो, कभी 1.5, 2.5 कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कह दिया कि किसी बॉडी में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया, तो आप कितना चार्ज बॉडी में आएगा? तो बॉडी में कितना चार्ज आएगा? Q इक्वल्स टू 5 इंटू E. 5E कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है क्या? तो मैं अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है, समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? से यस इफ अंडरस्टूड। अगर समझ में आ गया तो एटलीस्ट यस बोलो, ताकि एक क्वेश्चन आपको दूं, आप करो। मैंने सिंपल कहा कि जो भी चार्ज डेवलप होगा वो N इंटू ई होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरा एक क्वेश्चन कर लो। अंश इज सेइंग सर वन मोर टाइम। कोई बात नहीं अंश, मैं अभी अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको, अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप आ जाएगा। चलो क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन लिख लेते हैं सब लोग। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स needed to be transferred, needed to be transferred to produce 1 coulomb charge, to produce 1 coulomb charge। 6.25 into 10 to the power 8। सही है, बिल्कुल सही है। बाकी लोग कैलकुलेट करें, बाकी लोग कैलकुलेट करें। क्वेश्चन है 6.25 नहीं बोलते, 25। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स needed to be transferred to produce 1 बिल्कुल फॉर्मूला लगा के करो। चलो जल्दी से देखते हैं कितने लोगों से बनता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू बी ट्रांसफर टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज। कॉपी कलम है आपके पास? कॉपी पेन है, यूज करें। सर 6.25 into 10 to the power minus Exactly. 18। एग्जैक्टली सही है, सही है। सब लोग दूसरों के आंसर पे मत जाएं, अपना सॉल्व करें और कोशिश करें कि फाइनल तक आंसर आ जाए। बिल्कुल प्रियांशु, बिल्कुल सही है। काफी आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास। आई होप चैट में और आंसर्स आएंगे मेरे पास। अगर हो गया एटलीस्ट से यस। आई थिंक अनामिका थोड़ा गड़बड़ है। मानस हो चुका है, ग्रेट। थोड़ा गड़बड़ है। सिंपल सा, कोई भी चार्ट डेवलप होता है वो Q इक्वल्स टू हमेशा कितना होगा? N इंटू E। हमेशा जो Q होगा वो क्या होगा? N इंटू E। क्लियर है? अब अपने पास Q कितना है? Q अपने पास 1 कूलम है। N कितना है पता नहीं, E कितना है? E तो पता ही होता है हमेशा। तो क्या N इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर में कितना आ जाएगा? 10⁻19 और ये 1/1.6 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.625 इंटू 10⁻19 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स को अगर ट्रांसफर करेंगे तब जाके 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होगा। बोलिए क्लियर है क्या? दिस मच इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू बी ट्रांसफर टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों से बनता है। ठीक है, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं 12th में भी बच्चों से पूछता हूं।
क्वेश्चन, चलिए, कैन वी प्रोड्यूस 3.2 into 10 to the power minus 20 coulomb of charge? Can we produce 3.2 into 10 to the power minus 20 coulomb of charge? Say yes or no, सीधा सीधा, and उसका रीजन होना चाहिए. बिना सॉल्व किए तो आएगा नहीं, बिना सॉल्व किए तो नहीं आएगा ये. थोड़ा सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा. क्या हम इतना चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं? कान्हा is saying no. Aditya Singh, Raghavendra has said yes. I have three yes and 3 no. मैं पोल करवा लेता ये, because result will be whole number, result 2. मेधावी, यानी आप yes कह रहे हो? Yeah, exactly. Prashant is saying yes. Wajid Habib is saying yes. Kamini is saying no. Medhavi is saying yes. Rehan is saying no. Ayushi is saying no. So काफी स्प्लिट वोट है. मतलब अगर मैं बोलूं कि सरकार तो किसी की नहीं बनेगी, दोनों के तरफ के लोग हैं, कुछ लोग खाली भी बैठे हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं. तो यहां पे सिंपल सी बात है कि अपने को क्या करना है. क्यू प्रोड्यूस हो रहा है तो Q इक्वल्स टू लिख देना है अपने को NE. Q इक्वल्स टू NE. अब Q अपने पास कितना है? N पता नहीं, E कितना है? तो N कितना आ रहा है? ये का मोबाइल क्लियर है क्या? क्या ये 0.2 आ रहा है क्या? सब लोग जल्दी से क्या ये 0.2 आ रहा है क्या? मेधावी, आप बताओ क्या होगा पॉसिबल? क्या N हो सकता है पॉसिबल 0.2? आयुषी सेइंग नो. नो सर. ग्रेट. तो किसका आंसर क्या होगा? वी कांट प्रोड्यूस दिस चार्ज. नो होगा सर. नो होगा, बिल्कुल सही. इसका करेक्ट आंसर होगा नो. जिन्होंने भी गलत किया था उन्होंने एक्चुअली में लॉजिक तो सही लगाया था, पर थोड़ा लगता है कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया, और कैलकुलेशन में गलती की वजह से वो N उनको 2 आ गया. ठीक है, N बल्कि कितना है? 0.2. N कभी 0.2 हो ही नहीं सकता है. क्लियर है? N 0.2 नहीं हो सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होगा? NE, और यहाँ पे N का वैल्यू 0.2. हेंस दिस चार्ज कांट बी प्रोड्यूस. चलो, एक चीज और पूछना चाहता था. क्या जब चार्ज डेवलप करते हैं तो क्या मास में भी चेंज आता है क्या? Is there any transfer of mass during producing charge? No sir. I think I'm just want to say see in the chat में देखना चाहता हूँ. काफी लोग का नो आंसर आ रहा है. सिंपल सा मैं आता हूँ, फिगर बनाता हूँ, आप लोग सोचो इस पे. यस, आपकी आवाज नहीं आई अभी. चार्ज स्केलर है या वेक्टर है? मैं बता देता हूँ. बढ़िया, मैं आपको बता देता हूँ इसके तुरंत बाद. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अभी बताने ही वाले थे, मैं बता दूंगा. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ सिंपल. किसी ने मुझे कहा कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, इसीलिए मास में कोई चेंज नहीं होगा. भाई सुनो, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. मास होता तो है, जीरो तो नहीं होता. तो अगर मैं इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 2 इलेक्ट्रॉन का मास कम भी हो गया है? और कितना हो गया है? 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. तो कितना हो जाएगा? 18.2 into 10 to the power minus 31 kg. If you can say कि मास बहुत ही कम है, बट यू कांट से कि मास का ट्रांसफर नहीं होता है. सर एक बार और बता दीजिए सर. मैं फिर से कह रहा हूं कि चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन को आप हटा रहे हो तो उसके चार्ज जा रहा है बाहर.
जा रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का क्या मास नहीं है हमारे पास? क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जब दो इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हो किसी बॉडी से, तो इस बॉडी में क्या इतना मास कम नहीं हो गया? क्या मास में चेंज नहीं आएगा? क्या मास में चेंज आएगा? बट ये पॉइंट सही है कि मास इतना कम होता है कि चेंज को हम लोग कंसिडरेबली लो मानते हैं, बहुत ही वेरी वेरी लो चेंज इन मास। बट यू कांट से देयर इज नो चेंज इन मास। लो है पर नो नहीं है। सबको आ गया समझ में? क्या सबको आ गया? मैं जो समझाना चाहता था कि चार्ज का भी ये चार्ज का मास होता है। क्यों ना चार्ज के बारे में किसी ने पूछा कि इसके बारे में स्केलर है कि वेक्टर है, तो चार्ज की ना प्रॉपर्टीज जान जाते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज जान जाएंगे तो अपने को ये सारे डाउट्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। श्रेय, यू वांट टू आप रिपीट चाहते हो? मैं श्रेय सिंपल सी बात बोल रहा हूं आपको कि एक बॉडी में समझ लो, एक मिनट लूंगा हार्डली, कि एक कोई बॉडी है, बॉडी से आप दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास भी होता है। कितना मास होता है? बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो मास भी बाहर जाएगा, तो क्या मास का चेंज नहीं हुआ? हुआ ना? श्रेय, आया समझ में? यस सर। ओके, ग्रेट। सो अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होता है वो आता है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। चार्ज का कोई डायरेक्शन देखा है क्या? चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन हो सकता है, चार्ज का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहली चीज बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। क्लियर है? कूलम क्लियर है। कोशिश करें कि अपने आप को म्यूट रखें, बिकॉज चैट में ज्यादा यूज करें। कूलम क्लियर है? चार्ज का यूनिट है कूलम। चार्ज के और भी यूनिट होते हैं जो आप शायद अभी नहीं पढ़े होंगे। दो और यूनिट चार्ज के होते हैं। ठीक है, एक होता है ESU और एक और होता है EMU। इसको सिलेबस से अभी हटाया गया है तो हम बात नहीं करते। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जाके गूगल पे इसको सर्च करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये भी दोनों चार्ज के यूनिट थे, बट इसको अब यूज नहीं करते, ये बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस है, हटा दिया गया हमने इसको। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं, अब आगे रहते हैं। चार्ज का हमने यूनिट हो गया। चार्ज का अगला प्रॉपर्टी क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। अभी बात किया इसके बारे में। Q जो होगा वो हमेशा क्या होगा? N टाइम्स E होगा हमेशा। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है। ये चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है, हमेशा N टाइम्स कुछ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। क्लियर है? अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। इज कंजर्व्ड इन नेचर। ये एनर्जी की तरह ही होता है। एनर्जी के बारे में कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज में भी कहते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं दो बॉडी है, ठीक है, दोनों पहले न्यूट्रल थे, दोनों के पास जीरो चार्ज था, इसके बाद भी जीरो चार्ज था, नेट चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना था? जीरो। क्लियर है? हमने क्या किया कि इस बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन उठा करके इसमें डाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पूरा एक सिस्टम है अपना। ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इस बॉडी से इस बॉडी में डाल दिया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया है, तो यहां पे क्या चार्ज हो जाएगा? लेकिन अगर अभी भी टोटल चार्ज देखोगे तो नेट चार्ज कितना है? 0। क्लियर है? क्या एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल देते हैं तो टोटल पैसा बदल जाता है क्या? नहीं। तो टोटल क्या होगा आपका? टोटल चार्ज अभी भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये 4 प्रॉपर्टीज हुई।
पांचवा प्रॉपर्टी बिल्कुल सही लिखा है आपने आदित्य, वो है लाइक चार्जेस repel. Like charges repel and unlike charges attract each other. बस बिल्कुल सही है, क्लियर है? Unlike charges attract, क्लियर है? 5 समझ में आ गया सबको? एक और चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, बहुत कुछ खास नहीं होता है, बट लिखते हैं हम लोग कि जो चार्ज होता है is additive in nature. एडिटिव इन नेचर का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली चार्ज को ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉडी अगर आपको दिख रहा है, कोई बॉडी में +2 कूलम्ब है, -3 कूलम्ब है, और बॉडी पे कोई +4 कूलम्ब है. कोई आपको बोलता है कि इस बॉडी पे बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, तो तीनों को आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं. कितना लिखेंगे? 4 + 2 6 -3 कितना होगा? 3. बोलिए, क्लियर है क्या? तो चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है. एडिटिव इन नेचर का मतलब कि टोटल जो चार्ज होता है वो सब इंडिविजुअल चार्जेस का सम होता है. क्या सबको समझ में आया? क्या चार्ज की प्रॉपर्टीज क्लियर है? अगर चार्ज की प्रॉपर्टीज क्लियर है तो अपन अब करंट में बात कर सकते हैं. यस सर, क्लियर है सर. 6th प्रॉपर्टी एक बार और बता दीजिए. ओके, 6th प्रॉपर्टी मैं एक बार बता देता हूं, कोई बात नहीं. लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा वो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. देखो, ये लिखना नहीं चाहिए था मुझे, आप पहले से ही दिमाग इतना लगा रहे थे. मैं पहले भी अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लिखवाता ना, तो भी आपसे पूछता तो आप इसका टोटल चार्ज बोलने के लिए तो आप वही बोलते 4 + 2 6 -3. बट एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी लिखी गई है 12th क्लास में कि चार्ज जो होता है एडिटिव होता है, मतलब जो टोटल चार्ज जो होता है वो सारे इंडिविजुअल चार्जेस का सम होता है. यही किया, 4 + 2 6 -3 कितना हो जाएगा? 3. बोलिए, क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है सबको, लास्ट प्रॉपर्टी भी. अब आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं, बात करते हैं चार्ज के बारे में. इतना कुछ पढ़ लेने के बाद हम लोग थोड़ा फील आ चुका है, हमें थोड़ा सा ना फील आ चुका है कि आखिर हम किसकी बात करने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. चलो, इलेक्ट्रिक करंट. Simple, it can be defined as the rate of flow of charge in given time interval. Clear है? Rate of flow of charge in given time interval is said to be simply electric current. Simple words में कोई से पूछोगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो यही कहेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इतना ही कहेगा. क्लियर है? तो सिंपल क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन Q अपॉन T. क्लियर है? I इक्वल्स टू Q अपॉन T. ठीक है, ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म. अगर थोड़ा करंट का ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, अगर कोई आपसे पूछता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है क्या? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to flow of direction of current is opposite to flow of electrons. Sorry, flow of electrons. सबको ये समझ में आ गया है? अब सीधा सीधा हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं. न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मजा आएगा. न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ में आएगा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको अगर यहां तक क्लियर है तो अपन इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे और टॉपिक क्लियर करेंगे. वेटिंग फॉर योर यस इन चैट.
चैट पे आप जितना यस लिखो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि दिक्कत नहीं है किसी को। ग्रेट, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि समझ में आ गया है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक कंडक्टर है, क्वेश्चन फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन 3 सेकेंड्स। फिगर दिया हुआ है 400 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। प्रोटॉन्स तो मूव करेंगे नहीं, जो करेगा मूव इलेक्ट्रॉन ही करेगा। क्या होगा करंट? 100 एम्पियर। रेहान इज सेइंग 100 एम्पियर। अगया बताओ, अगया बताओ क्या होगा ऐसे आंसर? सर कैलकुलेट करें सर। चलो करो, जल्दी करो, कोई बात नहीं। पहले सबका गलत है, अभी तक किसी का सही नहीं है। नॉट अ सिंगल पर्सन हैव गिवन करेक्ट आंसर। विवेक आप क्लोज जा रहे थे बट स्टिल गलती हुई है। नहीं नहीं, आप क्लोज नहीं जा रहे थे, आप मिस्टेक कर रहे हो ना। वाजिद गलती है, ऐसे गलती कैसे हो रही है? सर 100 एम्पियर। गलत गलत गलत, बहुत ही सिली मिस्टेक कर रहे हो सब लोग, और पूरा क्लास एक ही गलती कर रहा है। 100 मैंने क्वेश्चन में फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूं 400 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। व्हाट विल बी द नेट फ्लो ऑफ करंट? कोई एक बंदा अगर। सॉरी सर, सर गलती से माइक ओपन हो गया। कोई बात नहीं, कोई समझाना चाहेगा मुझे? कोई है मेधावी, समझाना चाहोगे? आ गया नवनीत। नवनीत अभी तो था यार, ये तो सब गलती कर रहे हैं। आई नॉट गॉट सिंगल रिप्लाई। 1.33। अच्छा, ये मैं आपको जो बताऊंगा ना कि जो आप गलती कर रहे हो, तो सुन करके ना आप अपने सर पीट लोगे और जहां दीवार मिले वही फोड़ लेना सब लोग। मैं कह रहा हूं कि टोटल 400 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उस साइड और 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। तो कोई आपसे करंट की इक्वल टू क्या पूछता है? क्यू बाई टी। आपको सब कुछ पता है कि टी तो कितना है, टी अपने पास 3 सेकंड है। आपको यह भी पता है कि नेट इलेक्ट्रॉन का नंबर किधर फ्लो कर रहा है, उधर की तरफ, और कितना फ्लो कर रहा है? 300 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 300 इलेक्ट्रॉन है तो 300 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 नहीं लिखोगे? क्यू तो नंबर इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, लिखोगे ना? अब लिखो ना, 100 इंटू जो भी लिखना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -17 एम्पियर। सबको आया समझ में? क्या रावी क्लियर है? जितने बच्चे हैं, क्या सबको ये लॉजिक समझ में आया कि गलती नहीं होनी चाहिए थी ये आप लोगों से? यस सर। चलो, करंट का फ्लो सिंपल क्या है? सिर्फ करंट क्या है? Q अपॉन टी। Q कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई। ठीक है ना? चलो थोड़ा और इंटरेस्टिंग, एक और क्वेश्चन दीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए,
एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है 100 electrons moving in east to west direction and 600 electrons traveling simultaneously in west to east direction, in west to east direction. Clear है? Find the current flowing across the conductor. Find the current flowing across the conductor over time interval of 10 seconds. Over time interval of 10 seconds. Over time interval of 10 seconds. Mathematically सीधा सीधा लिख देता हूं. 8 into 10 to the power minus 18. ठीक है, देख लो, रुक जाएंगे अभी, रुक जाएंगे, तुम लोग सॉल्व कर लियो, बाकी लोग को भी सॉल्व करने देते हैं. टाइम कितना है? 10 सेकेंड. ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर कर देना चाहते हैं, फिर अलग टाइप में पढ़ेंगे. आंसर आ रहे हैं सबके? देख लेते हैं. 8 इंटू, आई जस्ट होप सही है ये आंसर, मुझे भी लग रहा है, पर 10 टू द पावर माइनस 19 नहीं होगा, थोड़ा 10 टू द पावर माइनस चेक कर लो एक बार, पावर में 18 या 17 होना चाहिए. या प्रियांशु आपका मुझे सही लग रहा है थोड़ा, बस स्टिल चेक कर लेते हैं. चेक कर लेते हैं. सिंपल, फिर से I equals to Q upon T. क्लियर है? I equals to Q upon T. Q कितना होगा? 600 minus 100? 500 into E. E मतलब 1.6 into by T. T कितना है? प्रियांशु आपका बिल्कुल सही था. क्या आ रहा है क्या इतना? सब लोग बिल्कुल जिज्ञासा आपका भी सही है, आपका भी सही है. श्रेय आपका भी सही लग रहा है. बिल्कुल सबको क्लियर है क्या? इस टाइप के इलेक्ट्रॉन के नंबर इधर उधर जा रहे हैं, आप क्वेश्चन कर लोगे. एक और टाइप है क्वेश्चन का, इसको सब लोग समझ चुके हैं. से यस, हम लोग एक और टाइप में बढ़ते हैं, उसके बाद ही आज का क्लास एंड कर सकते हैं हम लोग. बेसिक करंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. चलिए, सो एक और टाइप की बात करते हैं. मेरा क्लियर नहीं है. ओके, चलो एक सेकंड मैं क्लियर करता हूं, बस मुझे 1 मिनट लगेगा. बाकी लोग देखते, रुक जाइए. ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको कि ईस्ट टू वेस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे बताया? 100 क्या? और वेस्ट टू ईस्ट कितना बोल रहा था? 600. तो क्या आप टोटल नेट कितना बोलोगे? 600 इधर जा रहा है, 100 इधर जा रहा है, तो क्या ऐसा कह सकते हो? सर, हाँ, पावर में मेरा मिस्टेक हो रहा है. अच्छा मैं पावर में आता हूँ. ठीक है, सो आप इतना तो मान चुके हो कि 500
इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है, 500 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने Q इक्वल I इक्वल टू क्या किया होगा, Q अपॉन T किया होगा। Q कितना है, 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 में कुछ भी कैलकुलेशन जल्दी नहीं करूंगा, अपॉन T 10। देखते हैं पावर की जरूरत कहां पड़ती है, ये 10 खत्म हो गया, ठीक है, 1.6 इंटू 50 ये तो कर सकते हो आप, 80 इंटू 10 टू द पावर -19। याद रखना अगर इस नंबर को बड़ा करोगे तो ये पावर छोटा होगा, इस नंबर को छोटा करोगे तो ये पावर क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं अगर 80 को 8 कर दूंगा तो ये पावर को, ये नंबर को छोटा किया है तो ये पावर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो -19 से कितना हो जाएगा, -18। क्लियर है क्या सबको? आई थिंक ये क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट Yes, पार्ट में आगे बढ़ते हैं। सर चलो। एक मिनट सर बोलिए प्लीज, हेलो बोलिए सर, बोलिए। जो आप ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और सर नीचे से जो 600 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सर वो -500 होगा कि 500 होगा? बिल्कुल सही है, ये बात मुझे भी लग रहा था, किसी ने पूछा नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या है। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो समझो करंट का डायरेक्शन की बात अभी आप करने लगे हो। मैग्नीट्यूड की बात की आपने, मैग्नीट्यूड बड़े आराम से निकाल लिया, सिंपल Q अपॉन T करके। मैं बात कर रहा हूं अब डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा, तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर हो जाएगा, I, तो क्या माइनस हो गया ना, यस सर। हो गया ना माइनस, तो माइनस वैल्यू में नहीं लिखते हैं क्योंकि करंट कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमने क्या ले लिया, करंट उधर है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। तो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, देखो क्वेश्चन लिखो, चार्ज, क्वेश्चन लिखते हैं, चार्ज passing through a charge passing through a conductor, charge passing through a conductor varies with time as ठीक है, एक चार्ज जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कैसे, 3t² - t + 1, ठीक है। देन फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर, find current through the conductor from t equals to 1 second to t equals to 3 second, t equals to 1 second to t equals to 3 second, t equals to 1 second to t equals to 3 second, ठीक है, सिंपल समझते हैं। क्वेश्चन में बताता हूं कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक कंडक्टर है जिसपे कोई क्यू चार्ज जा रहा है, क्यू चार्ज पास हो रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है कितना क्यू पास हुआ है उससे। तो अगर मैं बात करूं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे क्यू कितना पास किया, पुट करते हैं, 3t² में 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, 3 - 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 कूलम चार्ज फ्लो किया है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक इस कंडक्टर के थ्रू। अगर मैं वही बात करूं t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे क्या स्थिति थी, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे अगर मैं देखूं तो 3 3 जा 9 3 जा 27 -3 + 1 तो 28 - 3 कितना हो गया, 25 कूलम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड तक 3 कूलम चार्ज फ्लो किया था और 3 सेकेंड तक आपको 25 कूलम चार्ज फ्लो किया है। तो अगर कोई पूछे कि 1 से 3 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया है तो नहीं निकाल लोगे, 25 - 3 कितना हो जाएगा, 22 कूलम हो जाएगा क्या, 25 - 3 22 कूलम। कितने टाइम में, कोई पूछे आपसे कितने टाइम में, तो 1 से 3 सेकेंड, यानी कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा इसके लिए मुझे, तो क्या अपन करंट लिख सकते हैं, करंट का मतलब टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है,
22 कूलम और टोटल टाइम कितना लगा है 2। क्या 11 एम्पियर लिख सकते हैं क्या? सब लोग बताओ क्वेश्चन में। क्या ये सबको क्लियर है? अगर सबको ये क्लियर है तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे और हमारा ये टॉपिक समझ में हमें आ जाएगा। someone is saying, विवेक is saying repeat, मैं रिपीट कर देता हूं विवेक। ओके चलो, बाकी लोग समझ चुके हो तो ठीक है। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज पास किया है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो किसी भी टाइम पे आप चाहे तो निकाल सकते हो कितना चार्ज पास किया है। तो मैं बोल रहा हूं कि 1 से 3 सेकंड के बीच का बताओ कितना करंट फ्लो किया है। क्लियर? तो मैं 1 सेकंड पे मैंने देखा तो कितना चार्ज फ्लो कर रखा था, वैल्यू पुट किया तो 3 1 जा 3 -1 +1 3 कूलम। मैंने वही चेक किया, अभिनव मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मैंने वही देखा कि 3 सेकंड पे जब चेक किया हमने तो क्या आया, 3 सेकंड पे जो चार्ज आया वो कितना आया, 3 3 जा 9 3 जा 27 +1 28 -3 25, यानी 3 सेकंड तक हमारे पास 25 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है और 1 सेकंड तक 3 कूलम। तो क्या कोई बेवकूफ भी ये कह सकता है क्या कि अच्छा 1 से 3 सेकंड के बीच में 25 - 3 22 कूलम चार्ज फ्लो किया है? क्लियर है क्या? तो 22 कूलम चार्ज क्या है 1 से 3 सेकंड के बीच में। अच्छा कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड। 1 सेकंड से क्या 2 सेकंड, 2 सेकंड से 3 सेकंड, तो 22 कूलम का चार्ज फ्लो किया है 2 सेकंड में। क्लियर है? तो करंट कितना होगा, 22/2 करंट Q/T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन में आप करंट निकालो T इक्वल्स टू 3 सेकंड से लेके T इक्वल्स टू 2 सेकंड से लेकर के T इक्वल्स टू 5 सेकंड तक। जल्दी से इसी क्वेश्चन में करंट निकालो 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक। इस तरह के करंट को एवरेज करंट भी कहते हैं। दो से 5 देखते हैं जल्दी कितनी 20 सर 20। चलो देख लेते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सब लोग आने। और 7.3 निखिल का आया है, 70/3 आया है, मेधावी का 20 आया है। स्टिल आंसर बहुत वेरी कर रहा है। विवेक का भी 20 आया है। विवेक अभी समझ में भी आ गया और सही भी लग रहा है मुझे आंसर आपका। जिज्ञासा इट्स 20, अभिनव इट्स 20, अंश इज 20। सो सिंपल, क्लोजिंग इट डाउन। काफी लोग इतने तेजी से आंसर दिए हो तो थोड़ा सा हमें भी बोर्ड पे देखता हूं। T इक्वल्स टू 2 सेकंड पे देखते हैं। Q कितना होगा, 4 3 जा 12 -1 -2 +1 13 - 2 11 कूलम। T इक्वल्स टू 5 सेकंड पे देखते हैं। Q 25 × 3 75 -5 +1 76 - 5 I think 71 कूलम। क्लियर है? टोटल Q कितना हो जाएगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, 71 - 11। तो क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 60/3 कितना हो गया। बस यहीं पे आज क्लास एंड कर सकते हैं हम लोग। हम लोग को ये क्लियर हो चुका है कि करंट कैसे निकालते हैं, चार्ज क्या होता है और करंट क्या होता है। ये दो चीज आज हमने क्लियर किया है। अंकित आपका 52/3 आ रहा है।